चलिए बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी जो थी वो कहाँ पे था? कौन कौन सा था जुड़वां राजधानी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जल्दी फटाफट बताइएगा। देखिए अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इस क्यों कहा जाता है? सवाल ये भी पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा सभ्यता जो था वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा भी सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। अब बात कर रहे हैं भाई इसका जुड़वां राजधानी, तो हम सब जानते हैं चंद्रहोदड़ो बिल्कुल नहीं होगा, हड़प्पा लोथल भी नहीं होगा। आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी था, ठीक है? अगर बात करें भाई हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो आपको हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था भाई? 1922 में। कौन किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि इंडिका की रचना किसने किया? भाई देखिए इंडिका जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन है? इंडिका के बारे में आप लोगों को बताना है। तो सब आप जानते हैं आप लोग कि मैगस्थनीज इंडिका का लेखक कौन है भाई? मैगस्थनीज है, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य भाई तो इसका कौन-सा ग्रंथ है? ये अर्थशास्त्र का लेखक जो है आपका कौटिल्य हो जाएँगे, ठीक है? अगर वहीं बात करते हैं अल-बिरूनी का कौन-सा हो जाएगा? तहकीक-ए-हिंद, है ना? तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, है ना? बिल्कुल ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा तहकीक, है ना? उसके बाद आगे देखते हुए चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं? धम्म की बात करते हैं। धम्म की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? ये चीज़ें आप लोग को बताना है। देखिए अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो हम सब जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक है, ये नहीं होगा। धम्म की वाली जहाँ बात आ जाए तो सम्राट अशोक आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर पूछा जाए सम्राट अशोक जो है किस कौन-सा वंश के थे? भाई तो ये मौर्य वंश के थे, ये आप लोग याद करिएगा। ये मौर्य वंश के शासक थे। ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ये कौन-सा शासक था भाई? तीसरा शासक था जो कि है ना धम्म की शुरुआत किया था। कौन-सा शासक? तीसरा शासक था और किसके थे? बिंदुसार के ये पुत्र थे, है ना? ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को ना? चलिए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें एवरीथिंग ओके? चलिए, ओके। आगे देखिए, सवाल क्या पूछा गया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी पर किया था? अब बात करते हैं भाई पाटलिपुत्र के बारे में, है ना? तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था भाई? उदयन के द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं किस नदी के संगम पर है, तो हम सब जानते हैं गंगा, है ना? सोन, पुनपुन नदी के संगम पर है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी इसका सभी हो जाएँगे, यानी इनमें से सभी आपका सही होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है ना? देख पा रहे हैं सवाल क्या है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये चीज़ आपको बताना है, जो कि काफ़ी एमवीवीआई प्रश्न है, एकदम बिल्कुल मोस्ट वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं भारतीय पुरातत्व का अगर पिता की बात करेंगे, तो आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएँगे। कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अगर आपने लगाया तो बच्चों सही आंसर आपका। चलिए अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो स्नानागार के अवशेष, देखिए स्नानागार पूछा जाए, या आपसे पूछा जा सकता है अन्नागार के बारे में पूछा जाएगा, है ना? बिल्कुल याद रहे आपको अन्नागार पूछा जाए, चाहे स्नानागार पूछा जाए, ये अवशेष जो प्राप्त हुआ था ये कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ भी आप लोग को मैंने बताया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है ना? है ना? और इसको जो सिंध का बाग भी कहा जाता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चोटियाँ होता है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन-सा था? है ना? देखिए भाई, ये एकदम बिल्कुल एमवीवीआई प्रश्न है, एकदम नोट कर लीजिए। आपसे सवाल क्या पूछा गया? सबसे बड़ा नगर। सब जानते हैं कि हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर जो था, वो कौन है भाई? मोहनजोदड़ो है ना? जो कि किसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में, सिंधु नदी के किनारे है ये। और बात करते हैं कालीबंगा, तो ये कहाँ पे स्थित है भाई? तो राजस्थान में स्थित है ना? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? लोथल के बारे में। तो लोथल भी कहाँ पे आपका, यानी ये आपका गुजरात में हो जाएँगे, है ना? कहाँ पे स्थित है ये? गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है कि तो लोथल जो कहाँ पे स्थित है ना? अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया लोथल कहाँ पे स्थित है, ये बताइएगा। चलिए, सारा चीज़ें ठीक-ठाक है एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, है ना? चलिए, बिल्कुल। अब ये बताइए आपको लोथल के बारे में पूछा गया भाई, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं लोथल जो आपका कहाँ पे होगा, लोथल की अगर बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में। कहाँ पे लोथल? गुजरात में स्थित है, ये आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे देखिए किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है ना? देखिए भूमिदान का जो उल्लेख मिलता है, कौन-सा अभिलेख में? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में जो है, ये भूमिदान का उल्लेख उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, क्या है मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? देखिए मैगस्थनीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक ग्रंथ है, जो कि इसका ग्रंथ के बारे में मैंने आपको बताया। इंडिका इसका एक ग्रंथ है ना? अब देखिए भाई इंडिका इसका ग्रंथ है और बात करते हैं ये किसके दरबार में आया था, ये पूछा गया आपसे। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या थे भाई, मैगस्थनीज एक आया था, राजदूत बन कर के आया था, राजदूत। राजदूत किसका था भाई? तो सेल्यूकस का राजदूत बन कर के आए थे और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए बिंदुसार कौन था? तो भाई सम्राट अशोक के है ना पिता थे, ठीक है?
अब बात करते हैं एलोरा के में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने निर्मित किया था? यहाँ क्या पूछा गया आपसे? एलोरा की बात पूछा गया है, तो कैलाश मंदिर की बात करेंगे, राजवंश के द्वारा किया गया था भाई, तो ये राष्ट्रकूट के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट। अगर आपने आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट आप लोगों का आंसर सही आंसर होगा। चलिए, अब देखिए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था बच्चों? ये बताइएगा। महाभारत की बात करते हैं, तो महाभारत का युद्ध किसके-किसके बीच चला था? तो याद रखिएगा कौरव, है ना? कौरव एंड पांडव के बीच चला था। ये तो आप लोगों को एकदम बिल्कुल नोट कर लेना है। जीत किसके बीच थी? यानी विजय जो हुआ था वो पांडव लोगों की विजय हुआ था। किसका? पांडव का विजय हुआ था और हार कौरवों की हुआ था। पांडवों की संख्या कितना भाई? तो 5 है और कौरवों की संख्या की अगर बात करेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएँगे। कौरवों की संख्या कितना? 100 और पांडवों की संख्या 5 है। अब महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? सबको पता है कि सर 18 दिन तक चला था। कितना दिनों तक? 18 दिन तक चला था। ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे चल रहा था? ये कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना? आपको पता है कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है महाभारत का युद्ध चल रहा था। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब सवाल क्या पूछा गया भाई? ये आपका क्या है कि आपका कितने दिन तक चला था? तो ये आपका 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएँगे। अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का याद रखिएगा सवाल क्या पूछा गया? इस काल में वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन की जाती थी। वंश के अनुसार जो है जाति में परिवर्तित जो की जाती थी, वो कौन-सा जो है काल में किस टाइम पे यानी ये बताना आपको उत्तर वैदिक काल में या अगर हम पूछा जाए गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में या आपका पूर्व मध्य काल में। ये चीज़ें जो है ना वंशानुगत जो परिवर्तन किया जाता था, वो उत्तर वैदिक काल में ऐसा होता था। इसलिए इसका आंसर आपका उत्तर वैदिक काल बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएँगे। चलिए आगे देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है ना? मनुस्मृति जिसका लेखक कौन हो जाएगा? मनु हो जाएँगे। जिसका मनुस्मृति का लेखक कौन है भाई? मनु है। और ये कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो हम सब जानते हैं कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। चाहे अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा जाए या मनुस्मृति में पूछा जाए तो आपको 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है ना? आप लोग फटाफट जो है ना शेयर करना सभी बच्चों को, है ना? चलिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका कमेंट देख रहा हूँ, है ना? चलिए, अब बात क्या पूछा गया बच्चों, सवाल क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा कि भीम ने हिडम्बा के साथ कौन-सा विवाह संपन्न किया था? देखिए, ये भीम के बारे में पूछा गया है, तो भीम के साथ जो है कौन-सा विवाह संपन्न किया था? जैसे कि आपको पता है ना 8 प्रकार का विवाह है, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, है ना? प्रजापति विवाह, इस तरह का जो है ना कितना भाई विवाह के प्रकार मैंने क्या बताया था 8, है ना? तो अगर बात करें तो इसमें से जो ये भीम ने जो हिडम्बा के साथ कौन-सा विवाह संपन्न किया था? तो ये गंधर्व विवाह था। गंधर्व विवाह को बोलते हैं भाई है ना? प्रेम विवाह जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? लव स्टोरी वाला विवाह इसको जो है गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए, आपसे क्या पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, है ना? ये पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए बौद्ध संगीति क्यों बुलाया गया था? जब गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति हो गया था, तो आने वाले लोगों को इसके बौद्ध धर्म के बारे में बताना था फ्यूचर में, है ना? भविष्य में आने वाले या जो वर्तमान में उसके अनुयायी थे, उनको जो है बताना था, इसके बारे में बौद्ध धर्म के बारे में, है ना? तो इसलिए जो है ये जो है बौद्ध संगीतियाँ बुलाया गया था, लेकिन टोटल बौद्ध संगीतियाँ कितना बुलाया गया था? 4 बुलाया गया था। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीतियाँ, तो ये प्रथम बौद्ध संगीतियाँ राजगृह में बुलाया गया था और ये किसके शासनकाल में? याद रखिएगा ये एक शासनकाल था अजातशत्रु के शासनकाल में। किसका शासनकाल? अजातशत्रु ये आपको याद रखना है। कौन सा किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में जो है राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीत बुलाया गया था। उसके बाद बात करेंगे अगर हम लोग दूसरा अगर बात करेंगे तो दूसरा कालाशोक के काल में कहाँ पे? तो वो जो आपका वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना? अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल में जो कि कहाँ जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बुलाया गया था। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? पता है आपको तलवंडी की बात कर रहे हैं। ये किसका तो हम सब जानते हैं तलवंडी में जो है गुरु नानक का जो है जन्म हुआ था। ये बिल्कुल सही आप लोगों का। चलिए आगे देखिए सवाल है कि आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय क्या है? भाई देखिए आत्मा का जो है पूर्ण जन्म ये मुख्य विषय जो है ये आपसे पूछा गया तो इसका मुख्य विषय क्या होगा? ऐत्रेय उपनिषद का है ये मुख्य विषय। इसका आंसर बच्चों आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएँगे। चलिए बुद्ध के उपदेशों का संकलन। अब बताइए देखिए बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसका संकलन आप लोग को बताना है। तो उसका संकलन जो है किसमें मिलता है? त्रिपिटक में या विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में? देखिए अगर पूछा जाए त्रिपिटक यानी त्रिपिटक में कितना पिटक आता है भाई? 3 पिटक आता है ना? कौन-कौन सा पिटक आता है? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी और इसमें कौन-कौन सा पिटक आता है? सुत्त पिटक आता है ना? सुत्त पिटक आता है। उसका दूसरा आपका विनय पिटक आता है, जो कि आप लोग को याद होगा। देखिए यहाँ से सवाल क्या पूछा जाता है कि विनय पिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है ना? अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है ना? तो इस तरह करके आपको याद रखना है। अगर कोई भी पिटक के बारे में पूछा जाएगा तो आपका बौद्ध धर्म से होगा। अब यहाँ सवाल क्या बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो आपका है वो सुत्त पिटक में है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भाई? देख पा रहे हैं सांची की बात करेंगे हम लोग। ये काफी एमवीवीआई प्रश्न है, एकदम बिल्कुल बताइएगा। देखिए सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो सबको पता है सम्राट अशोक ने बनाया है इसको। किसने बनाया था भाई? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है ना? ये किस जिले में है? तो हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में है बिल्कुल ये।
परफेक्ट आंसर हो जाएँगे। विश्व धरोहर स्थल पर कब शामिल किया गया था? इसको तो 1986 में इसको शामिल किया गया है। ये भी चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है? किसी बच्चे का गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कालिदास, देखिए सवाल क्या पूछा गया आपसे? कालिदास हो जाएगा, है ना? कालिदास हो जाएँगे, है ना? ध्यान रखिएगा सवाल क्या है भाई? कालिदास, है ना? भवभूति, सुबंध एवं वाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? ये जो है कौन-सा धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आपका, है ना? वैष्णव धर्म या आपका यानी शिव शैव धर्म हो जाएँगे। तो ये आप लोग को याद रखने से वाणभट्ट पूछा जाए, सुबोध पूछा जाए, भवभूति, ये सभी के सभी आपका शैव जो है शैव के मानने वाले थे, है ना? सब धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? देख पा रहे हैं? बौद्ध परंपरा में यानी बौद्ध परंपरा यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई? तो हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, है ना? तो ये आप लोगों को पता है इसका जन्म कब हुआ था? तो ये भी पता होगा 563 में इसका जन्म हुआ था, कहाँ पे? लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। टोटल जो स्तूप बनवाए थे ये 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितना? 84,000 बच्चों अगर आपने नोट किए हैं तो 84,000 बिल्कुल। अब देखिए तहकीक-ए-हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? देखिए तहकीक-ए-हिंद को क्या कहा जाता है? किताबुल हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किताबुल हिंद कहा जाता है बच्चों। ये आपको याद होना चाहिए किताबुल हिंद ही कहा जाता है इसको। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी तहकीक-ए-हिंद को ही जो है किताबुल हिंद कहा जाता है। ये किसका यात्रा वृत्तांत है भाई? तो ये आपको याद रखना है। ये अल-बरूनी का है। पता है ये कहाँ से आए थे? है ना? उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़ में से आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गज़नी के साथ आए थे। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद रेहला किसका है? इब्न बतूता का है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखिए गुप्त काल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको गुप्त काल की बात करें, इसका संस्थापक कौन है भाई? श्रीगुप्त। ये आपको याद होना चाहिए। श्रीगुप्त गुप्त काल के संस्थापक है। अब देखिए चीनी भारतीय जो है है ना? स्थापना कौन किया था भाई? गुप्त काल का श्रीगुप्त किया था। इसको जो है इसी को जो है कौन-सा काल कहा जाता है? गुप्त काल को ही जो है सौर युग कहा जाता है, स्वर्ण युग। है ना? ये आपको मालूम होना चाहिए। अब सवाल क्या है? चीनी यात्री जो आया था उसका नाम क्या था भाई? फाहियान जो है वो चीनी यात्री भारत आए थे। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएँगे भाई? बी बिल्कुल सही है। अब देखिए फ्रांसिस बर्नियर देखिए भाई देखिए, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको पता होना चाहिए। फ्रांसिस बर्नियर यानी उसका नाम के आगे में ही उसका जो है उसका देश का नाम लगा हुआ रहता है, तो ये फ्रांस के है ना? तो इतना सिंपल तरीके से आप लोग इसका लगा सकते हैं। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट है। भारत की है ना? देखिएगा ये क्वेश्चन जितना सारा देखिए ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। आप लोग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टफ क्वेश्चन लेके आइए टफ आज की क्लास में सबसे ज़्यादा टफ सवाल पूछा जा रहा है। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे भी नहीं पा रहे होंगे, है ना? देखिए काफ़ी बच्चे बोलते थे सर टफ सवाल लेके आइए। तो वही टफ सवाल लेकर के आए हैं। कितने बच्चे आप लोग लगा रहे हैं? मोस्ट वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है। सवाल पूछा गया कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो भारत में डाक व्यवस्था का अपना जो ये किया था भाई, तो वो कौन किया था? अल बरूनी किया था, ठीक है? और इसका ही ग्रंथ का नाम मैंने क्या बताया? तहकीक-ए-हिंद जिसको किताबुल हिंद भी कहते हैं और ये किसके साथ आए थे? मोहम्मद गज़नी के साथ। कहाँ के रहने वाले थे? उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़ में से आए थे, ठीक है? चलिए आगे देखिए सवाल क्या पूछा गया? कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक के दरबार में आया था, यानी कैप्टन हॉकिंस की बात पूछा जा रहा है। देख रहे हैं ये सवाल बहुत ही ज़्यादा है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें भाई, ये आपका हो जाएँगे जहांगीर के काल में और इसका सही जवाब आप लोगों का जहांगीर बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? अब देखिए गुरु नानक का संबंध किस धर्म से था, है ना? देखिए गुरु नानक की बात करें जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुरु नानक जो मैंने बताया आपको तलवंडी। सवाल ये भी पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था? तलवंडी आपको याद रखना है। कहाँ पे भाई? तलवंडी आपको याद रखेंगे तलवंडी, है ना? तलवंडी में ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब सवाल क्या है? ये संबंध किस धर्म से? तो हम सब जानते हैं कि ये सिख धर्म से इसका संबंध है। किस धर्म से भाई? सिख धर्म से ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? देखिए आपसे सवाल क्या पूछा गया भाई? सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में पूछा गया। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर पूछा जाए सलीम चिश्ती की तो ये आप लोगों को पता है आगरा में, है ना? अगर पूछा जाए ख्वाजा मोइन चिश्ती जो कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है भाई? ख्वाजा मोइन चिश्ती जिसका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे भाई? दिल्ली में है। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे देखिए सवाल पूछा गया अंडाल का सही परिचय बताइए। क्या अंडाल के बारे में आप लोगों को बताना था कि अंडाल का सही परिचय, है ना? तो ये अंडाल जो होते हैं भाई अलवार संत होते हैं और वह अलवार स्त्री थे। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएँगे, ठीक है? चलिए भाई, अब देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे ध्यान दीजिएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, है ना? देखिए विष्णु को जो अपना पति मानती थी वो कौन मानती थी ये पूछा गया है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए विष्णु जो है अपना पति जो मानते थे अंडाल मानते थे, ठीक है? तो यानी इसका बिल्कुल सही है और मीरा किसके भक्ति में हमेशा लीन रहते थे भाई? है ना? कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहता था, है ना? कृष्ण को अपना पति भी मानते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे देखिए सवाल है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? देखिए आपसे क्या पूछा गया भाई? काशी में पूछा गया है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी-जल्दी फास्ट लगाइएगा। गुरु नानक का तो होगा नहीं, आपका वल्लभाचार्य का भी नहीं होगा। कबीर बच्चों इसका सही जवाब आपका कबीर जो है बिल्कुल आपने अगर कबीर आंसर लगाए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है? चलिए, सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है ना?
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सही आंसर लगाइएगा। सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है ना? क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप बात करें भाई सुल्तानुल हिंद की बात करेंगे तो ख्वाजा मोइन चिश्ती जो है, वो जो है सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए जिसको चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कहा जाता है। इसका दरगाह पूछा जाएगा तो इसका दरगाह कहाँ पे है ख्वाजा मोइन चिश्ती का? तो इसका दरगाह अजमेर में है, ये आप लोग को याद होगा, ठीक है? उसी तरह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है भाई? तो आगरा में है, ये भी चीज़ आप लोग को याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे भाई? तो ये दिल्ली में है ना? तो इस तरह करके आपको याद रखना है ना? दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया का सलीम चिश्ती आगरा में सलीम चिश्ती का कहाँ पे है दरगाह? आगरा में। ख्वाजा मोइन चिश्ती साहब की दरगाह कहाँ पे भाई? अजमेर में। चलिए, अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? आप समझ पा रहे हैं? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो देखिए फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था, अकबर बनाया था जहाँ जहांगीर या बाबर हो जाएँगे। तो इसका सही जवाब आप लोगों का सम्राट अकबर हो जाएँगे और यहीं पे जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया है। किसका भाई? बुलंद दरवाजा, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है कौन किया है? तो ये आप लोग को याद रखना है, सम्राट अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। कब? जब गुजरात जीत के आया था तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था जो कि कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए सवाल गोपुरम का संबंध। देखिए भाई गोपुरम वाली बात कहाँ से आता है? तो गोपुरम हम लोग जानते हैं कि गोपुरम जो हम लोग कहाँ पढ़े थे? विजयनगर साम्राज्य में पढ़े थे। कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य में पढ़े थे, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा। विजयनगर साम्राज्य में। इसका स्थापना 1336 में हुआ था। ये क्या था? हरिहर बुक्का ने किया था और यहीं पे पढ़े थे हम लोग क्या भाई? गोपुरम के बारे में कि वहाँ के सम्राट जो है बहुत बड़े-बड़े गोपुरम का निर्माण करता था। इससे वहाँ के जो है क्या पता चलता था भाई? वहाँ के जो है आप लोग को वहाँ के जो है ना क्या सबसे शक्तिशाली जो है शक्तिशाली को जो है समझा जाता था राजा का इसलिए जो है बड़े-बड़े गोपुरम का निर्माण करते थे और ये मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते थे, जब मंदिर में एंट्री करते हैं तो वहाँ उनके प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे टफ भी है। विजयनगर के शासकों को है ना, जो जोड़ी उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक के थे उसका नाम क्या था आपको बताना है। जो विजयनगर शासकों को जो उड़ीसा के जो है समकालीन, किसका भाई? ये उड़ीसा के समकालीन राजवंश के जो है शासक थे उनका आपको नाम बताना है। उस शासक का नाम था गजपति नाम था। क्या नाम था भाई? गजपति। नोट कर लीजिएगा, क्या बोले हम? गजपति बच्चों, ये बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, ठीक है? चलिए, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य, याद रखिएगा आप सवाल क्या पूछा गया है? विजयनगर साम्राज्य की अंतरिम राजधानी को जो तिरुपति के समीप थे उनका नाम क्या था? यानी जो तिरुपति के समीप जो राजधानी था उसका नाम क्या था? उसको बोलते थे चंद्रगिरी। क्या बोलते थे बच्चों? चंद्रगिरी, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। क्या हो जाएँगे? चंद्रगिरी बच्चों बिल्कुल सही। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है, उड़ीसा के जो गजपति राज्य की स्थापना आपसे पूछा गया है, जल्दी बताइएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उड़ीसा के जो गजपति राज्य की स्थापना की बात करेंगे, तो ये 1435 में हुआ था। कब हुआ था? 1435 बच्चों, इसका सही होगा आपका, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, वेरी गुड। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल है कि किस विदेशी यात्री ने अपना यात्रा देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे से नहीं बनता होगा ये सवाल। सवाल क्या पूछा गया? किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस के बीच मैत्री का एक आधार तैयार किया? कौन-सा यात्री था भाई? तो याद होगा आप लोग को निकोलो कंटिनी अफनासी निकेतन था। कौन था भाई? अफनासी निकेतन। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, अफनासी निकेतन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएँगे। चलिए अब देखिए महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन दिया था, है ना? देखिए विजय का भवन आपसे पूछा गया है, तो महानवी के डिब्बे को कौन-सा यात्री जो है विजय का भवन दिया था, ये किस है ना? किस संज्ञा दी गई थी भाई भाई तो ये इसका नाम आपको जो बताना है, जो महानवी डिब्बे के बारे में पूछा गया है, जो कौन-सा विदेशी यात्री था, जो कि इसका विजय का भवन बताया था, तो याद रखिए उसका नाम था डोमिंगोस पोइस। कौन नाम था? डोमिंगोस पोइस इसका सही जवाब हो जाएगा। पता है आप लोगों को क्या बताया मैंने? डोमिंगोस पोइस, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे देखिए अमुक्त मालियात किसने लिखा था? प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है अमुक्त मालियात जो लिखा गया है, वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? तेलुगु में लिखा गया है, ये आप लोग को बताना है। अब देखिए किसने लिखा था? तो याद रखिए कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा भाई? कृष्णदेव राय, बिल्कुल आपको पता है कृष्णदेव राय कौन थे? विजयनगर शासक का साम्राज्य साम्राज्य में बहुत महान शक्तिशाली जो है सम्राट था, ये आप लोग को बताना है। अब पूछा गया है दीन-ए इलाही से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। तो दीन-ए इलाही जो आपको पता है कब ये शुरू किया गया था? 1981 में और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था भाई? सम्राट अकबर के द्वारा, ठीक है? आपको पता है सम्राट अकबर क्या थे भाई? धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाया था। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, वो चाहते थे कि हमारे साम्राज्य में सब मिल-जुल करके है ना रहे और है ना सब आराम एक-दूसरे का जो है सम्मान करे। इसीलिए जो है वो धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाया था, वो चाहते थे कि हमारे सब कोई जो है मिल-जुल के रहे, इसलिए जो एक नया धर्म का निर्माण किया जिसमें है ना, जिसका नाम रखा गया दीन-ए इलाही, है ना? इसको सब कोई अपनाए और सब आराम से रहे, लेकिन ये इसको जो है नहीं चल पाया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या देख पा रहे हैं भाई? क्वेश्चन देखिएगा
43 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू के सेवन में सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? देखिए सवाल क्या पूछा गया, तंबाकू का सेवन सबसे पहले जो किया था वो कौन किया था भाई? सम्राट अशोक ने किया था। अब देखिए सॉरी मतलब सम्राट अकबर ने किया था। कब किया था इसका सेवन? 1604 में। और इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध कौन लगाया था भाई? तो प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर के द्वारा। कब? 1605 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये पुर्तगाली के द्वारा, यानी जो तंबाकू आया था वो कौन लेके आया था भाई? तो याद रखिएगा पुर्तगाली लाया था, है ना। पुर्तगाली आपको याद रखना है, कौन लाया था भाई? तो पुर्तगाली के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन है आयनकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में जो है कुल कितने फसलें होती थी? आपको बताना है। यानी आयनकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो है भूमि को 4 भागों में, है ना। और फसलें जो होते थे भाई 3 फसल होते थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, 3 फसलें होती थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सवाल क्या है परगना, परगना मुगल काल में, याद रखिएगा सवाल क्या पूछा गया भाई? परगना मुगल काल में जो थी वो आपको बताना था क्या? एक प्रशासनिक मंत्रिमंडल था, प्रांत की राजधानी था, विशालतम प्रांत था। तो ये जो है क्या था भाई? ये आपको याद रहे, आपको एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ये बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। अकबरनामा एवं ऐन-ए-अकबरी के अनुवादक कौन थे भाई? देखिए अकबरनामा एवं ऐन-ए-अकबरी के अनुवादक आपसे पूछा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबको बिल्कुल पता होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अकबरनामा कितने खंडों में भाई? तो बिल्कुल आपको पता है 3 खंडों में। इसका लेखक कौन है? तो अबुल फजल इसका लेखक है ना। इसका लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल, है ना। अबुल फजल इसका लेखक हो जाएंगे। और ऐन-ए-अकबरी का भी लेखक आपका अबुल फजल ही होंगे, है ना। अब ऐन-ए-अकबरी कितने भागों में है? तो ये 5 भागों में। इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। चलिए भाई बहुत जबरदस्त, है ना। सब बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से आंसर लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखिए, अब ये सवाल क्या पूछा गया भाई? तो अनुवादक अगर पूछा जाएगा तो वेबरेज भी था, ज़ैरेट भी था, ब्लैकमैन था। ये आप लोग का आंसर जो होगा भाई, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिएगा, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन था? हम सब जानते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार की बात करेंगे तो अब्दुल कादिर बदायूनी जो है साम्राज्यवादी इतिहासकार था। इसलिए इसका आंसर आप लोग का, ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताइए भाई जीतल क्या था? देखिए जीतल जो था ये किस चीज का बना होता था भाई? तांबा और, है ना, आपका क्या हो जाएंगे, तांबा और चांदी के बने होते थे, है ना। अब सवाल ये पूछा गया कि कैसा था? एक शास्त्र था, वाद्य यंत्र था, सिक्का था या उपाधि था? तो हम सब जानते हैं जीतल जो था आपका, यानी क्या था भाई? एक सिक्का था। क्या था? सिक्का था। क्या था? बिल्कुल याद रहेगा ना। जीतल क्या था? एक सिक्का था, ठीक है। चलिए शीतल क्या था? एक सिक्का था। चलिए तो देखिए आप सभी बच्चे थोड़ा सा शेयर करेंगे, बहुत कम बच्चे क्लास में हैं आज, है ना। चलिए थोड़ा सा शेयर करना है। निम्नलिखित में से जो है कौन मुगल बादशाह जो कि आलमगीर के नाम से जाना जाता है? क्या नाम से भाई? आलमगीर के नाम से। हम सब जानते हैं कि आलमगीर के नाम से जो जाना जाता है वो औरंगजेब जाना जाता है। कौन जाना जाता है? औरंगजेब। यानी आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब जाना जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन था? तो सम्राट अकबर के समकालीन आपको पूछा गया है। तो हम सब जानते हैं अकबर के समकालीन जो होगा आपका बदायूं हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बदायूं। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट लगाए। अब देखिए भाई मुगल काल में सम्राट, है ना, सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता था। ये देखिए मुगल काल का जो सबसे महान शासक था इसका नाम क्या था भाई? जलालुद्दीन अकबर। और ये कब गद्दी पर बैठा था? ये तो आप लोगों को पता होगा 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई में गद्दी पर बैठा था। ये आपको याद होगा, किसको हरा करके? हेमू को हरा करके गद्दी पर बैठा था, ठीक है। सुले कुल का मतलब क्या होता है? सुले कुल का अर्थ बताना आप लोग को पता है? सुले कुल का नीति कौन अपनाया था? सम्राट अकबर ने अपनाया था। इसका मतलब होता है सार्वभौमिक शांति, यानी जो है ये पूर्ण शांति यानी सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में जो है चरमोत्कर्ष पर था? भाई अगर पहुंची थी कि किसके काल में? अगर पूछा जाए विकास अगर हुआ था सबसे अधिक, तो ये तो सबको पता है कि शाहजहां के काल में। लेकिन चरमोत्कर्ष वाली वर्ड आपको याद रखना है, ये आपका जहांगीर के शासन काल में जो है पहुंचा था। ये आपने आंसर क्या हो जाएंगे? सी। अब देखिए गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? अगर पूछा जाए हुमायूंनामा का लेखक कौन है भाई? गुलबदन बेगम। किसके आग्रह पर लिखा था? तो सम्राट अकबर के आग्रह पर जो है हुमायूंनामा लिखा गया था, ठीक है। करेक्ट है आप लोग बिल्कुल। चलिए अब देखेंगे बच्चों सवाल क्या आपका, ध्यान दीजिएगा। दारा एम साझा के पास आगरा में कौन रहती थी? दारा एम साझा के पास जो है आगरा में जो रहती थी उसका नाम क्या था? जहां आड़ा था। उसका नाम क्या था भाई? जहां आड़ा। बिल्कुल ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? मैंने कहा था ना, सुलह कुल का नीति कौन अपनाया था भाई? सुलह कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। और ये अपनाया था कौन? तो सम्राट अकबर के द्वारा अपनाया गया। के द्वारा, सम्राट अकबर के द्वारा। वो चाहते थे कि हमारे साम्राज्य में जो है क्या, सार्वभौमिक शांति बनाए रहे, सभी जो है मिलजुल कर रहे। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ही बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक सबको पता है। मुगल शासक कौन था भाई? बाबर था, है ना, प्रथम। अगर अंतिम पूछा जा रहा है तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक था।
ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रथम मुगल शासक बाबर जो कि गद्दी पर बैठा था 1500 है ना 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है ना मुगल वंश का नींव रखा था, ठीक है। किसको हरा करके भाई? इब्राहिम लोदी को हरा करके, दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह को हरा करके, है ना। याद रखिएगा, आप पूछा गया अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। देखिए अस्थायी बंदोबस्त को ही क्या कहा जाता है? स्तमराड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। स्तमराड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। और ये कब लागू किया गया था? 1793 को। किसके द्वारा लागू किया गया था? ये आपको याद रखना है, कार्नवालिस कोड के द्वारा। और ये भी कब बना था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1793 को कार्नवालिस कोड बना है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए। अब याद रखिएगा, ये जो कहाँ पे लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त? बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कार्नवालिस कोड के माध्यम से। अब सवाल पूछा गया, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसको क्या कहते थे? भाई इसको जोतदार कहा जाता था। ये आप लोग को याद रखना है। तो जोतदार कहते थे, ऑप्शन आप लोग का डी है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी होती थी? भाई देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे होते थे वो सेलखड़ी पत्थर के बने होते थे। कि भाई शेलखड़ी की अगर आपने सेलखड़ी लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसे हराया था? मैंने बताया था ना कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो प्रथम में जो है किसने पराजित किया था? तो ये आप लोग को याद रखना है, इब्राहिम लोदी को जो है हरा करके जो है मुगल वंश का नींव रखा था। कौन? सम्राट बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। अब सवाल पूछा गया, अकबर के दरबार के जो पर्याप्त गायक थे, आप लोगों को पता है अकबर के दरबार के जो पर्याप्त गायक थे उसका नाम था तानसेन। जब ये गाते थे ना, बारिश होने लगता था। और इसका मकबरा कहाँ पे है? इसका मकबरा अगर पूछा जाए, इसका मकबरा कहाँ पे? भाई ग्वालियर में, है ना। सवाल पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा इसका मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? बनाया कौन ताजमहल को? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। किसके लिए बनाए थे? भाई मुमताज महल के लिए बनाए थे। और ये किस नदी के किनारे अगर पूछा जाएगा तो बच्चों याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे है ना। जो कि कहाँ पे स्थित है ताजमहल? आगरा। आगरा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए, जो कि सातवां अजूबों में जो है शामिल है ताजमहल, ये आप लोग को पता ही होगा। चलिए आप देखिए, सुलह कुल की नीति किसकी थी भाई? तो सुलह कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। और ये अपनाया था कौन भाई? तो सम्राट अकबर ने। वो चाहते थे कि हमारे साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है रहे, क्योंकि वो धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाया था, है ना। सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अब सवाल पूछा गया, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया, एक टैक्स, एक कर होता है, ये कब हटाया था? तो याद रखिएगा 1563 में जो है ना। ये 1564, सॉरी 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त किया गया था। और एक सवाल और समाप्त किया था सम्राट अकबर के द्वारा, तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर कब? 1563 में, है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये किसके द्वारा हटाया गया था? सम्राट अकबर के द्वारा हटाया गया था। ये चीज़ें आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल बात है, जीएस लिविदेव को जो है रूस में भारत विदा का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए पूछा गया, यूनेस्को द्वारा इस वर्ष जो है हम्पी को विश्व धरोहर स्थल पे शामिल किया गया है। इससे पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था? तो देखिए, अगर पूछा जाए हम्पी को, इससे पहले आपको जो पता है विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। विजयनगर, जब विजयनगर का क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, तो इसको किस नाम से जाना गया? हम्पी के नाम से जाना गया। और ये कब शामिल किया गया? विश्व धरोहर स्थल में 1986 में जो है शामिल किया गया था। ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल देख पा रहे विजयनगर का महानतम शासक कौन था? यानी विजयनगर का महान शासक, जो कि इसका स्थापना 1336 में हुआ, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। लेकिन इसका महान शासक की बात करेंगे भाई, तो कृष्णदेव राय वहाँ के जो है महान शासक थे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम्पी किस साम्राज्य से सम्मिलित था? तो याद रखिएगा, हम्पी आप लोगों को पूछा गया। मैंने इससे पहले बताया ना कि हम्पी से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? विजयनगर। जब इसका ध्वस्त हो गया था, तो वहाँ के जो स्थानीय देवी था जिसका नाम क्या था भाई? पंपा देवी, है ना। क्या नाम था? पंपा देवी था। उसी के नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा था। ये आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अब आप लोगों को बताना है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सवाल क्या है आपका? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो ये तो मैंने आपको जस्ट बताया, आपको विजयनगर जो कि हरिहर बुक्का दोनों भाई ने किया था। इसका आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। क्या आपने सी का आंसर लगाया है? तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, सवाल है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो महाजनपदों की संख्या, देखिए महाजनपद से पहले क्या हुआ करता था? जनपद हुआ करता था। जब जनपद धीरे धीरे विकास हुआ, तो ये महाजनपद इसका फिर जो है नाम पड़ा, ठीक है। अब देखिए भाई, ये टोटल उस टाइम पे कितना था? 16 था। जो कि सबसे महान शासक, महान जो महाजनपद था उसका नाम था मगध, है ना। वो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, सवाल क्या पूछा है? मगध का साम्राज्य की स्थापना किसने की था भाई? तो मगध साम्राज्य की स्थापना हम सब जानते हैं कि बिंबिसार ने किया था। और ये किस वंश का था? याद रखिएगा, हर्यक वंश का था। ये हर्यक वंश का पहला शासक था, हर्यक वंश का, ठीक है। और इसी शासन में हम लोग को देखने को मिला था कि पिता का हत्या करके पुत्र गद्दी पर बैठते थे, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना, बिंबिसार। उसके बाद कौन आया? उसका पुत्र आया अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आया? उदयन आया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पूछा गया है। देखिए भाई, मौर्य वंश के संस्थापक, ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। मौर्य वंश का संस्थापक, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये शासनकाल अगर पूछा जाएगा तो 323 से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व
जो है शासनकाल है किसका भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। ठीक है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि, है ना? देखिए भाई, ये काफ़ी एमबीवीआई प्रश्न है और मुझे पता है इसका सही आंसर दे पाइएगा। तो ये जो है चंद्रगुप्त टू को जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। इसका आंसर आप लोग का, है ना, परफेक्ट आंसर हो जाएँगे। अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक की बात करते हैं, है ना? क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मौर्य वंश का था और ये भी आपको याद होना चाहिए मौर्य वंश का कौन-सा शासक था ये? तीसरा शासक था, तीसरा शासक, है ना? तीसरा शासक था और किसके पुत्र थे भाई? तो बिंदुसार के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था, ठीक है कौन? सम्राट अशोक, जो कि धम्म की शुरुआत किया था। क्योंकि भाई आप लोग को याद रखना, धम्म की शुरुआत कौन किया था? सम्राट अशोक के द्वारा जो है धम्म की शुरुआत किया गया था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, तो मैंने कहा था ना, मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के जो पुत्र थे उसका नाम था सम्राट अशोक नाम। क्या नाम था? सम्राट अशोक। ये आप लोगों को बच्चों अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? बिल्कुल। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। देखिए, बहुत ही काफ़ी कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। चलिए, आप लोग कल से ना टाइम भी आप लोग का फिक्स हो जाएगा। कल से आप लोग को टाइम पे आ जाना है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? देखिए, हम लोग जानते हैं महाभारत का लेखक कौन है? ये वेद व्यास है। महाभारत का लेखक कौन हो जाएँगे बच्चों? वेद व्यास हो जाएँगे और ये पता है आप लोग को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में। और ये तो बता ही थे कि महाभारत का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है ना पांडव ने जीता था। पुराणों की संख्या कितना है भाई? टोटल आपसे पूछा गया है। पुराणों की संख्या बहुत ही सिंपल बात है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 जो है पुराणों की संख्या है ना? चलिए, तो आगे देखिए सवाल है कि आश्रम में कितने प्रकार के आश्रमों का जो है उल्लेख मिलता था? तो आश्रम व्यवस्था में जो है 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता था। 4 प्रकारों के आश्रमों का उल्लेख मिलता था, ठीक है? चलिए आगे देखिए सवाल है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? देखिए, अश्वमेध यज्ञ, अश्व मतलब घोड़ा होता था, यानी कि जो शाही संप्रभुता के लिए, है ना, क्या करते थे, जो राजा के द्वारा, है ना, क्या करते थे भाई? अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, यानी घोड़ा को जो है छोड़ दिया जाता था। वो जो घोड़ा जहाँ तक जाएगा, यानी वो जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है, वो उसका क्षेत्र, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उसका हो जाएगा। यानी अगर जहाँ तक वो घोड़ा पहुँचता है। अब घोड़ा को अगर कोई रोक देता है, तो उसको अगर जब कोई रोक देता है, तो उसके साथ उसको फिर युद्ध करना पड़ता था, ठीक है? तो इसी को जो क्या कहते हैं भाई, शाही संप्रभुता के लिए जो है, ये अश्वमेध योग का आयोजन किया जाता था, ठीक है? बहादुर शाह जफ़र को जो है किस देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था, पता है? बहादुर शाह जफ़र जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, चौथा सुल्तान के विद्रोह में जो है क्या कर रहे थे भाई, नेतृत्व कर रहा था, ये तो आप लोगों को पता है। हुँ, अब ये अगर पूछा जाए, तो ये इसको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था डियर? रंगून भेज दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अठारह सुल्तान की क्रांति में इसको देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था भाई? रंगून भेज दिया था, ये आपको याद रखना है, जो कि अठारह सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर था, उसका नाम क्या था? जो भारत का उस टाइम पे गवर्नर था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, है ना? कैनिंग, कैनिंग, ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन आप लोग का सी है। अब देखिए वैवगत, क्या वैवगत पूछा जाए, या आपसे पूछा जाएगा हड़प पूछा जाए, हड़प नीति पूछा जाए, है ना? हड़प नीति पूछा जाए, चाहे वैवगत पूछा जाए, ये सिद्धांत का संबंध किसने था भाई? तो ये आप लोग को याद रखना है, ये लॉर्ड कर्जन से हो, है ना? सॉरी, मतलब आपका जो लॉर्ड डलहौजी से हो जाएँगे, ठीक है? कौन हो जाएगा भाई? लॉर्ड डलहौजी से हो जाएँगे, ये आपका आंसर जी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? चलिए देखिए, अठारह सुल्तान की क्रांति की आरंभ हुई। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अठारह सुल्तान की क्रांति जो है ना, इसका निर्धारित तिथि कब था भाई? 31 मई का था, है ना? कब था? 31 मई का था इसका निर्धारित तिथि जो था भाई, 31 मई का था, लेकिन समय से पहले यानी 10 मई को ही जो है ये हो गया था, ज़ीरकपुर छावनी से, ठीक है? चलिए आगे देखिए सवाल है कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? सवाल ये भी पूछा जाता है कि कब बना है? तो 1911 में। क्या 1911 में और क्या हुआ था? कोलकाता से अपना भारत का राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1911 में ही, और गेट ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे भाई? बॉम्बे में है। इसी तरह पूछा जाता है इंडिया गेट। हुँ। इंडिया गेट कहाँ पे है भाई? सभी बच्चों को पता होना चाहिए इंडिया गेट कहाँ पे है? तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। ये कब बना है? हाँ, इंडिया गेट 1931 में जो है इंडिया गेट बना है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे देखिए सवाल है इंडिया गेट का निर्माण। देखिए वही सवाल पूछा गया, अभी जस्ट मैंने बताया आपको इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ है। ये अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, है ना? चलिए, और ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारत में रेलवे की शुरुआत, ये भी बताया था मैंने आप लोग को कि रेल भारत में जो है ना, कहाँ से कहाँ तक चला था भाई? तो मुंबई से लेकर थाने के बीच, है ना? मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। अब ये शुरुआत जो हुआ था कब हुई? यानी 1853 में। अगर विश्व में पूछा जाए तो भाई विश्व में 1825 में जो है रेलवे की शुरुआत हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो हम सब जानते हैं कि वास्को डी गामा की अगर बात करेंगे भाई, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 को आए थे, है ना? है ना? कहाँ पे भाई? कालीकट, है ना? कालीकट केरल में आया था, ये आप लोग को याद रखना। ऑप्शन आप लोग का ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन काल में भारत में वन प्रवास का सिद्धांत जो है
किसने प्रतिपादित किया था? वन प्रवास का सिद्धांत जो दिया था, वो दादा भाई नौरोजी ने। कौन दिया था बच्चों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा वन प्रवास का सिद्धांत दिया गया था। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? हम सब जानते हैं, भगत सिंह का जो है जन्म हुआ था 1907 में और पता है इसको फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च, आपको याद रखना मार्च, है ना? 23 मार्च 1931 को जो है फांसी हुई थी, किसमें? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था। और पता है, एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि है ना कितना बजे दिया था? तो 7:33 पे फांसी हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है ना? किसको भाई? भगत सिंह जी को, ठीक है? चलिए, अब देखिए कहता है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा का नामक जो है गाँव है ना? कहाँ पे स्थित है चौरी चौरा नामक गाँव? तो उत्तर प्रदेश में है ना? वहाँ पे एक घटना घटी थी, चौरी चौरा नामक गाँव पर जो हुई है, कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, यानी कि वो क्या हुआ था कि जब एक भीड़ निकल रहा था तो पुलिस के द्वारा उस पे गोली चलाया दिया गया, ठीक है? वो भीड़ क्या किया कि पुलिस चौकी को घेराव करके उसमें पेट्रोल छिड़काव करके उसमें आग लगा दिया था। इसमें 22 पुलिसकर्मी, कितना 22 पुलिसकर्मी उसमें मारा गया था और ये घटना कब 1922 का था। उसके बाद जो है क्या कर दिया गया था कि असहयोग आंदोलन जो था, यानी असहयोग आंदोलन जो था इसको स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा था, इसके बाद आंदोलन को जो है आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा था। है ना? और ये नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी कर रहा था, ठीक है? यानी कि किसका असहयोग आंदोलन का? इसका उद्देश्य था देशी हटाओ, स्वदेशी अपनाओ था, ठीक है? चलिए, अब सवाल पूछा गया शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? हम सब जानते हैं कि शेरे पंजाब के नाम से अगर बात करेंगे भाई, तो आपका जो है लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका है ना, आपको पता है साइमन कमीशन की बात करेंगे तो ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, कहाँ पे? मुंबई में आया था, पता है? इसको काला झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया गया था। कौन-सा झंडा दिखा करके? काला झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया गया था। यानी साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था। कब? है ना? 1928 में गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था, ठीक है? ये आपको याद रखना है ना? क्योंकि कब, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कौन-सा आंदोलन जो कि दांडी से शुरू हुआ था? पता है दांडी से क्यों हुआ था? नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है ना? ये दांडी से शुरू किया गया था और वो आंदोलन था आपका सविनय आग आंदोलन। ये आप लोगों को पता है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी कर रहा था। ये कब शुरू हुआ था? 19 है ना? अगर वहीं पूछा जाए, है ना? असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब? यानी 1942 में महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहा था। स्वदेशी आंदोलन 1923 में, ठीक है? इस तरह करके आपको याद रखना है। सभी है ना परफेक्ट तरीके से। दांडी किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी से ही तो शुरू किया था। पता है ना आप लोगों को कहाँ पे? गुजरात में, है ना? इसका आंसर आप लोग का भाई गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए सवाल क्या पूछा गया। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन जो कि अपना बिहार का चंपारण से शुरू हुआ था और ये कब? 1917 में शुरू हुआ था। तो इसका चंपारण सत्याग्रह जो कि यहाँ अपना बिहार के किसान पर जो है क्या 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। मतलब 1/3 भाग पर हर हाल में जो उसको यानी इसका भाई किसका खेती करना पड़ता था? नील का खेती करना ही पड़ता था और साथ-साथ में उसका रेट भी कम मिलते थे। किसान काफ़ी परेशान हो गए थे, उसमें से किसान था राजकुमार शुक्ल जो कि महात्मा गांधी से आग्रह किया था। 1942 में कौन-सा आंदोलन हुआ था? सबको पता है कि 1942 में हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और ये किसके नेतृत्व में चल रहा था भाई? तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी। ये आप लोग को याद रहेगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है? अब देखिए भाई, है ना? अब सवाल क्या पूछा गया? सविनय आंदोलन कब हुआ था? 19 ये भी तो बता दिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, है ना? उसके बाद बात करें खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन कब? तो 19 ये सारा चीज़ आपको याद रखना और सबके सब महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये चलाए गए थे। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है काला कानून। ये रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। इसका अर्थ होता है ना दलील, ना अपील, ना वकील, है ना? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया जाता था और ये पारित जो है अंग्रेज के द्वारा 1919 में किया गया था, है ना? और इसी के खिलाफ में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी जलियांवाला बाग यानी जो कि अमृतसर में पड़ता है, यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इसकी वजह से वो जो रॉलेट एक्ट कानून लेके आया था, उसके विरोध में। लेकिन इस भीड़ में जो है अंग्रेज के द्वारा जनरल डायर के आदेश पर जो है अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू हो गया, जिसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे और सैकड़ों लोग जो है इसमें घायल हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? सबको पता है 13 अप्रैल, है ना? कब हुआ था भाई? तो याद रहेगा आपको 13 अप्रैल अप्रैल 1919 में जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि कहाँ पे है? अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? आप लोग बताना बंगाल विभाजन के बारे में। बच्चों पता है बंगाल विभाजन किसने किया था? तो हम सब जानते हैं कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भाई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और ये घोषणा किस वर्ष हुई थी बंगाल विभाजन का? तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, ये आप लोग को याद रखना है। तो चलिए क्लियर, आप लोग बहुत अच्छे से लगा दिए, सभी बच्चे एकदम मज़ा आ गया।
काफ़ी बच्चे हैं ना, लेट में आए, जो बच्चे लेट आए हैं, है ना, आप लोग क्या करेंगे, क्लास को फिर से शुरू से देख लीजिएगा। जो बच्चे लेट आए हैं ना, क्लास को भाई फिर से देख लीजिएगा और जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ-साथ में अपने-अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को हेल्प हो पाए, है ना? और देखिए डियर, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो कि लेट अभी तैयारी करना शुरू किए, आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। तो बता दें कि हम लोग हर साल एक नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उसी नोट्स से आपका सारा का सारा आपका जो है पेपर में आपको फाइनल क्वेश्चन पेपर में आपको जो है सारा प्रश्न आपका उसी नोट से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए डियर, इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा था, 599 था, लेकिन अभी आपको ऑफर में दिया जा रहा है। इसका प्राइस मात्र आपको पता है अभी ₹199। ₹199 में ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं, जल्दी से ले लीजिए अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। ये नंबर पे आप लोग कॉल करके अपना नोट्स को ले लीजिए या ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बोर्ड एग्जाम स्टडी का। वहाँ से भी जाकर के खुद से परचेज़ कर सकते हैं। इसका अभी ऑफर में जल्दी जितना जल्दी हो सके भाई जल्दी से ले लें और अपनी तैयारी को बेहतर कर लें।